हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल बहन्स पढ़ाई में। तो आज हम करेंगे अपनी क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। छोटा सा प्यारा सा है और फुल डिटेल तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बीच में मत जाना, नहीं तो मजा किटकिटा हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, विच इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। भाई अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहले हम उसको जान तो ले कि ये एटलीस्ट होता क्या है, ये सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है, वो सब हमें पढ़ना है, ठीक है। अब आपने कॉमर्स लिया है, ह्यूमैनिटीज लिया है, फिर कई बच्चे जो साइंस वाले होते हैं वो इकोनॉमिक्स लेते हैं। तो उन सभी को मैं समझाती हूँ कि सबसे पहले इकोनॉमी क्या होती है। देखो, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होती है जो आपको काम करने का मौका देती है, और उस काम को करके आपको क्या मिलते हैं, पैसा पैसा, ठीक है। उस काम को करके आपको पैसे मिलते हैं और उस पैसे से आप अपना घर बार चलाते हो, तो वो होती है इकोनॉमी। जैसे कि आपकी कोई फैक्ट्री हो गई, शॉप हो गई, या फिर ऑफिस हो गए, इंडस्ट्री हो गई, तो ये सब इकोनॉमी होती है। अब हम थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में देख लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमी क्या होती है, एक सोशल साइंस होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल साइंस, यानी कि एसएसटी होती है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन। क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज को बनाना। जब हमारे देश में बहुत सारी चीजें बनती है, तो चीजें बनने का क्या मतलब होता है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की पढ़ाई करना कि किस इंडस्ट्री से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब चीजें देखना, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, कहाँ कहाँ गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कितना हुआ, कंजम्पशन, कितने लोगों ने उसको खरीदा, कितने लोगों ने उसको कंज्यूम किया, तो वो चीज, ठीक है। तो इन तीनों चीजों की पढ़ाई हम इकोनॉमिक्स में करते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की, मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट सोशल साइंस है, और इसके अंदर मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर ही मैथमेटिक्स भी है और साइकोलॉजी भी है। तो ये थोड़ी टेक्निकल भाषा में थी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, कि ये एक सोशल साइंस है जिसमें हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। और वैसे अगर चुलबुली सी पढ़नी है तो आप ये देख लो, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स पीपल द मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री, माइनिंग, शॉप, ऑफिस एक्सेट्रा, ठीक है। ये होती है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। अब हम बात करें कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस क्यों है, ठीक है। व्हाई वी कॉल्ड इकोनॉमिक्स अ सोशल साइंस। देखो, सोशल साइंस का मतलब है कि हम बहुत लार्ज लेवल पे सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो इकोनॉमिक्स एक तरीके से कैसी सोशल साइंस हो गई, क्योंकि ये एक स्टडी है स्केर्स रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज मतलब कोई साधन। साधन क्या होता है, जैसे मैं ये पेन यूज कर रही हूँ, तो पढ़ाने के लिए ये एक टैबलेट रखा हुआ है, एक कंप्यूटर, ये सारे साधन है। और भी आसपास की जो भी चीजें तुम यूज कर रहे हो उसको हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन ये सारे जो भी रिसोर्स तुम यूज कर रहे हो, चाहे वो पानी है, चाहे वो पानी है, जमीन है, या फिर कोई भी रिसोर्स है, वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। तो इसलिए हमारी जो इकोनॉमी है वो उन स्केर्स रिसोर्सेज को, यानी कि लिमिटेड साधनों को पढ़ती है, इसलिए वो सोशल साइंस है। दूसरा क्या रीजन दे रखा है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है कि देखो, एक जो चीज होती है ना, वो एक बार के लिए ही यूज की जाती है और दूसरी हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। मान लो हम 1 किलो दूध लेके आए हैं, ठीक है। 1 किलो दूध को या तो आप डायरेक्टली पी जाओ, या फिर 1 किलो दूध की आप दही जमा दो। आप एक टाइम पे उस 1 किलो दूध को एक ही तरीके से यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 किलो को पी भी जाओ और उसकी दही भी जमा लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें चुनना पड़ता है कि हमें दूध पीना है या फिर दूध को दही के लिए जमाना है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी है, तो यहाँ पर इकोनॉमी जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को भी पढ़ती है, इसलिए वो एक सोशल साइंस है। तीसरा क्या रीजन है, स्टडी ऑफ वेलफेयर एट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी लेवल। इकोनॉमी सब चीजों को देखते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को फायदा होना चाहिए, उसकी भलाई होनी चाहिए, और हर एक सोसाइटी को भी। तो इसलिए इकोनॉमी जो है इन तीनों चीजों को पढ़ती है, एक बड़े से लेवल पे उसकी स्टडी होती है, इसलिए वो एक सोशल साइंस कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? ओके। एलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। आज तुम्हें मैं सिलेबस भी दिखा दूंगी इस चैप्टर का, ताकि हम बारी बारी लाइन वाइज लाइन उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। सो सिलेबस भी देख लेना, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। अब इकोनॉमी की भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। क्या प्रॉब्लम होती है वो हम ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, कि वही 1 किलो दूध का या तो आप गट कट करके पी लो, या फिर उसकी दही जमा दो, या फिर उसकी क्रीम निकाल लो, या फिर उसका घी जमा दो, या फिर उसकी आइसक्रीम जमा दो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें चुनना एक ही पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ठीक है। और उसके बाद अनलिमिटेड वांट्स है। कितने लोग हैं हमारी अर्थ पे, 9 बिलियन के आसपास होने वाले हैं ना। 9 बिलियन लोगों की डिमांड क्या होती है, बढ़ती जाती है।
डे बाय डे, एक पूरी होती है तो दूसरी, दूसरी पूरी होती है तीसरी, डे बाय डे उनकी डिमांड्स या फिर वांट्स बढ़ती रहती है। और इकोनॉमी में इतने सारे साधन है नहीं, इतने सारे रिसोर्सेज है नहीं कि सभी को वो प्रोवाइड करवा दे। अब तुम ये मान लो कि 9 बिलियन लोगों का सपना है कि उनके पास एक बड़ा सा एक बंगला हो, तो क्या इकोनॉमी प्रोड्यूस कर पाएगी सबके लिए एक बड़ा बंगला? नहीं ना। तो इसलिए अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, तो ये भी एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट यूज। ऑल्टरनेट यूज का क्या मतलब है कि एक ही चीज के बहुत सारे यूज होते हैं। अगर एक ही चीज का एक ही यूज होता तब तो बहुत अच्छा था, इकोनॉमी सबके लिए सोच लेती, लेकिन अब एक ही चीज के बहुत सारे यूज है। मिल्क को काफी सारी चीजों में देखा जा सकता है, उसका यूज किया जा सकता है। सो इकोनॉमी की क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, अनलिमिटेड वांट्स और ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो ये तीन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं स्कैरसिटी की। स्कैरसिटी क्या होती है? किसी भी चीज की कमी, किसी भी चीज की कमी। हमने अभी पढ़ा ना स्केर्स रिसोर्सेज की, हमारे साधन जो है पूरी इकोनॉमी में वो लिमिटेड है या फिर उनकी कमी है, तो स्कैरसिटी वही होता है, ठीक है। स्कैरसिटी इज लिमिटेड, कि मतलब जितनी उस चीज की डिमांड है, किसी भी चीज की डिमांड है हमारी इकोनॉमी में, उसकी कमी हो जाना, किसी भी चीज की कमी हो जाने को हम स्कैरसिटी कहलाते हैं, ठीक है। तो अब मेन बात कर लेते हैं कि इकोनॉमी की क्या बेसिक प्रॉब्लम्स है। इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक तो रिसोर्स बहुत ज्यादा कम है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, ठीक है। दूसरा, लोगों की डिमांड्स जो है वो खत्म नहीं होती। तीसरा जो है ऑल्टरनेटिव यूजेस है। क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस की मतलब एक कमोडिटी से बहुत सारे यूजेस जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम बात कर लेते हैं ये तीन प्रॉब्लम्स ध्यान रखना कि प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो ये तीन प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमी की। अब इन्हीं को हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, तीनों पॉइंट्स को। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, जितने भी हमारे साधन है, जैसे कि आपका लैंड, कैपिटल, लेबर वगैरह, वो सारे के सारे बहुत कम है, लिमिटेड है। जितनी उनकी डिमांड है उससे तो बहुत ज्यादा कम है। सभी इंसानों का सपना है कि हमारे पास बड़ा सा आलीशान सा घर हो, लेकिन इतनी जमीन है हमारे पास? नहीं है ना। इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतनी सारी ईंटें हैं, इतनी सारी सीमेंट है? नहीं है ना। कुछ लिमिटेड वे में है, ऐसा थोड़ा ना कि ये तुम कितना यूज कर लो उतना ही तुम्हारे पास आता जाएगा, ऐसा नहीं होता, लिमिटेड है। तो इसलिए स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है। तो इसलिए इकोनॉमी जो है वो सब कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकती, सब कुछ नहीं बना सकती जो लोग चाहते हैं, ठीक है। इट इज अ वेरी बेसिक रीजन। और इसलिए ये जो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स है ना, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम की सबसे ज्यादा बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, चाहे आपकी इकोनॉमी, चाहे भारत की इकोनॉमी हो, चाइना की इकोनॉमी हो, पूरे देश की इकोनॉमी हो, कितनी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी हो, सब में ये जो दिक्कत है ना स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये आती क्योंकि हमारी धरती पर रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। अगर स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम कितना यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज से ना, यहाँ पर तीन चीजें निकल के आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये मैं अभी तुम्हें आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स क्या होता है कि वही एक इंसान की जो नीड्स है, जरूरतें हैं, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद बढ़ती रहती है। और इकोनॉमी जो है उसके पास रिसोर्सेज या फिर साधन इतने हैं कि वो सबकी जो डिमांड है, सबकी जो जरूरतें हैं, वांट्स है, वो पूरी कर सके। एक हद तक कुछ ना कुछ डिमांड जो है वो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है, अदरवाइज सारी की सारी नहीं कर सकती। सो ये है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, दे कैन नॉट बी फुली सेटिस्फाइड। और इसलिए ह्यूमन वांट्स को प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी कि भाई मेरी जो सारी इच्छाएं हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेरी क्या जरूरत है, हम सिर्फ उसी को पूरा कर सकते हैं, सारियों को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज खाली लिमिटेड लिमिटेड नहीं है, लेकिन एक जो रिसोर्स होता है, कोई भी एक रिसोर्स है पर्टिकुलर, उसको हम काफी सारे यूजेस में ला सकते हैं, ये भी दिक्कत है, ठीक है। मान लो अगर हम मिल्क का एक ही यूज होता तो हम एक ही तरीके से उसको यूज कर लेते हैं ना, लेकिन अब उसी मिल्क के बहुत सारे यूजेस है। अब उसी जो वो आटा है उसके भी बहुत सारे यूजेस है, एक यूज नहीं है, ठीक है। वो आटा जो पूरियां बनाने के काम भी आता है, वो आटा जो है रोटी बनाने के भी काम आता है, और काफी सारी चीजों में वो आटा जो है काम आता है, खाली एक यूज नहीं है उसका, बहुत सारे रिसोर्सेस, बहुत सारे यूजेस है। तो इसलिए इकोनॉमी की तीन प्रॉब्लम होती है। एक आपकी हो गई स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरी आपकी क्या हो गई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और तीसरी आपकी हो गई ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो इतना समझ में आया। अब हम करेंगे आगे बात सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड लिख लो, ये आना ही आना है। तो हमारी इकोनॉमी में तीन प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं जो हमें पढ़नी है, व्हाट टू प्रोड्यूस,
फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये तीन प्रॉब्लम्स हमें पढ़नी ही पढ़नी है, तो शुरू करते हैं। और ये जो तीनों प्रॉब्लम है ना, वो इस हेड के अंदर आती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के, ठीक है। तो कि रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूज करें कि सबका डेवलपमेंट हो जाए, सबकी वेलफेयर हो जाए, इसके अंदर तीन प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपसे पूछे कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है, तो आपको तीनों बतानी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ओके, अभी एक छोटा सा ग्लिम्स देख लेते हैं। मैंने अभी आपको इकोनॉमी बताया क्या होती है इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस क्यों है। तीसरा मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स की क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तीन प्रॉब्लम होती है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। अब चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, और वो तीन होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। वो अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, नाउ ये जो प्रॉब्लम्स है इनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक इकोनॉमी की बहुत ही ज्यादा बेसिक प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज्यादा बेसिक प्रॉब्लम होती है। सारी इकोनॉमी, चाहे आप अमेरिका में चले जाओ, चाहे आप इंडिया में आ जाओ, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, सारी इकोनॉमी में यही तीन प्रॉब्लम्स एक्सिस्ट करती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी है, लेकिन ये तीन जो है बहुत मेन और जो बहुत बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक है। और सारी की सारी प्रॉब्लम्स इन्हीं में आती है, क्या हम प्रोड्यूस करें, कैसे हम प्रोड्यूस करें और किसके लिए हम प्रोड्यूस करें, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये तीनों की तीनों, वो मैंने आपको बताया ना कि एक हेड के नीचे हम पढ़ते हैं, जिसका क्या नाम है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर वही लिखा है कि दीज प्रॉब्लम्स आर स्टडीड अंडर द प्रॉब्लम ऑफ रिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है कि हम कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, कैसे हम अपने लिमिटेड साधनों को इस तरीके से यूज करें कि सबकी, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो डिमांड है वो पूरी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा वांट जो है वो पूरी हो जाए। हमें किसी भी तरीके को इस तरीके से यूज करना चाहिए कि बहुत सारे लोगों का काम जो है वो हो जाए, ठीक है। अब तो मुझे बताना कि मेरी राइटिंग तुम्हें कैसी लग रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स की प्रॉब्लम समझ में क्या होती है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करें कि बहुत सारे लोगों की जो डिमांड है वो सेटिस्फाई हो जाए। और इस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से तीन प्रॉब्लम निकल के आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। और इन तीनों प्रॉब्लम को हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, बस इसका डिटेल में पढ़ना है। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस कह लो या फिर हाउ मच टू प्रोड्यूस कह सकते हो, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कि क्या हम प्रोड्यूस करना, मतलब किसी भी चीज को बनाना, ठीक है। तो क्या बनाए, कितना बनाए, ठीक है। आप हो, आप खुद को लेके चलो, आपको पूरा देश संभालना है, पूरे देश की जरूरतों को ध्यान में रखना है कि हमारे देश को क्या क्या चाहिए, किस किस चीज की जरूरत है, मतलब सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक उनको किस किस सामान की जरूरत पड़ती है। तो वो आपको सोचना है ना, मुश्किल काम कि कितना बनाए हम, व्हाट टू। और सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि हम क्या बनाए, ब्रश बनाए, पेंटिंग बनाए, सोफा बनाए, खाने का सामान बनाए, क्या बनाए, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की हमें क्या बनाना चाहिए और कितना बनाना चाहिए। हम ब्रशेस के 100 करोड़ ब्रशेस बना रहे या फिर हम ब्रशेस 1 लाख बनाए, इस तरीके से बहुत सोचना पड़ता है भाई, तब जाके एक प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहली इकोनॉमी में होती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। अच्छा मान लो हमने ये सब सोच भी लिया कि हमने क्या बनाना है, कितना बनाना है, तो क्या उनके लिए हमारे पास इतने साधन है कि हम वो चीज बना सकते हैं, वो भी रेगुलर बेसिस पर। तो ये भी चीजें मायने रखती है, ठीक है। ऐसे ही नहीं होता कि इकोनॉमी ऐसे ही चल जाती है, बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं इकोनॉमी के लिए, ठीक है। ओके, सो व्हाट टू प्रोड्यूस को और हाउ टू प्रोड्यूस को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, कि हमें सबसे व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब कि हमें गुड्स को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, कि हम कौन से गुड्स बनाए, कौन सी चीजें बनाए, और दूसरा उसको किस क्वांटिटी में बनाए, ठीक है। ये भी चीज देखनी पड़ेगी उस चीज को बनाने के लिए क्या हमारे पास इतने साधन है, क्या वो जो लिमिटेड साधन है हम उसमें से बना सकते हैं चीजों को, इतना सब कुछ, ठीक है। सो इस तरीके से व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस होता है। ओके, अच्छा, कभी कभी अगर हम एक ही चीज को ज्यादा बार बनाते हैं तो मतलब क्या होता है, बहुत सारे रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर हम ज्यादा कार्स बना रहे हैं तो हमें किसी दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। अगर हम बहुत सारी कार बना रहे हैं, उसमें मेटल लग रहा है, उसमें कई सारी चीजें लग रही है, 100 से भी ज्यादा चीजें लग रही है, तो कार को बनाने के लिए हमें किसी दूसरी चीज की प्रोडक्शन को थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। ऐसे थोड़ा ना कि भर भर के कार बना दी, भर भर के ब्रशेज बना दी, भर भर के गन्स बना दी, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। अगर किसी एक चीज की प्रोडक्शन ज्यादा चल रही है तो दूसरी को हमें कम करना पड़ेगा, इस तरीके से चीजें चलती है, ठीक है।
अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स इज पॉसिबल। कभी कभी क्या होता है, जैसे वर्ल्ड वॉर हो गया था, तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ 1 और 2, तब बहुत ज्यादा वॉर गुड्स बनने लगे थे, हथियार, टैंक्स, बम बारूद, ये सब बनने लग गए थे, है ना। तो जब एक साइड पे वॉर गुड्स की प्रोडक्शन चलती है, तो आपको क्या लगता है कि जो इंसानों का बेसिक जो चीजें होंगी, जैसे कि ब्रश हो गई, या फिर ये पेंसिल हो गई, टेप हो गई, कुछ भी हो गया, तो क्या ये सारी चीजें ज्यादा बन रही होंगी? ऑब्वियसली नॉट। अगर वॉर गुड्स बन रहे हैं तो सिविल गुड्स की प्रोडक्शन जो है वो डाउन जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो कम है। समझ में आ गया? यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है। अब प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस के दो एस्पेक्ट्स है। पहले वही कि हमें कौन सी कॉमोडिटीज बनानी चाहिए, या तो हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने चाहिए, कि जैसे जो मेन होता है रोटी कपड़ा मकान में से सबसे ज्यादा तो बहुत ज्यादा रोटी होती है ना, कि हम राइस की प्रोडक्शन करें, वीट की करें, क्लोथ्स वगैरह ये सब चीजें बनाएं हम, ठीक है। या फिर हम कैपिटल गुड्स बनाएं, मशीनरी बनाएं, इक्विपमेंट बनाएं, क्योंकि ये राइस, वीट, क्लोथ्स और बहुत सारी चीजों को मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स ही बनाते हैं। तो हमें मशीन बनानी चाहिए, या इंसानों के लिए क्लोथ्स या फिर वो सब चीजें, खाने की चीजें बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये सब सोचना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। और इन द सेम वे इकोनॉमी को चॉइस बनानी पड़ती है सिविल गुड्स के बीच में भी, कि हमें वॉर ब्रेड और बटर बनानी है, या फिर वॉर गुड्स, या फिर गन और टैंक्स बनाने हैं। तो इकोनॉमी को बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है कि भाई हम बनाए तो कौन सी चीज बनाए, कौन सा कम्युनिटी बनाए, ठीक है। और दूसरा, हम उसको बनाए तो बनाए कितना, ठीक है। ये सोचने के बाद कि चलो भाई हम ऐसे सिविल गुड्स ही बना लेते हैं लोगों के लिए, लेकिन अब हमें देखना है कि हम बनाए कितना, कि सारा का सारा बिक जाए, हमने जो रिसोर्स यूज करे उस चीज को बनाने में, वो सब के सब काम आ जाए, ठीक है। एंड ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस, एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो किस थ्योरी के अंदर आती है, तो आपको लिखना है प्राइस थ्योरी के अंदर आती है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम की तरफ, वो है हाउ टू प्रोड्यूस। कि चल मान लिया हमने सोच लिया कि हमें कौन सा गुड बनाना है, कितना बनाना है ये भी सोच लिया, लेकिन हम उसको बनाए तो बनाए कैसे? दो तरीके हैं बनाने के, या तो हम लेबर को रखें, लेबर बनाएगी अपने हाथों से, या फिर हम मशीन्स का यूज करें उस चीज को बनाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें चॉइस करनी पड़ती है कि हम उस प्रोडक्शन को या फिर उस सामान को कैसे बनाएंगे, उसका प्रोडक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो दो है, एक तो हम बोलते हैं LIT, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहां पर लेबर जो है वो ज्यादा यूज होती है, और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, यानी कि CIT, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल ज्यादा यूज होती है, कैपिटल में मशीनरी भी आ गई, आपके इक्विपमेंट्स भी आ गए, और थोड़ा बहुत पैसा भी आ गया। तो आपके पास दो चांस है कि आप किससे अपना वो जो गुड है वो बनाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, क्लोथ जो है, कपड़ा जो है, वो दोनों चीजों से बना सकते हैं, लेबर से भी बना सकते हैं और CIT से भी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बना सकते हैं। सो हैंडलूम, हैंडलूम के लिए बहुत ज्यादा लेबर लगते हैं, उससे भी कपड़ा बन सकता है। और एक मॉडर्न पावर हैंडलूम्स होते हैं जिसमें जो मशीन्स वगैरह बनाती हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हम सारी मशीन से अपना कपड़ा बनवा लेते हैं, तो काम भी जल्दी हो जाएगा, पावर भी थोड़ी कम लगेगी, थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा लग सकता है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, सोशल जस्टिस नहीं हो पाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि भाई तुम तो सारा काम मशीन से करवा रहे हो, हम क्या करेंगे, हमें कौन नौकरी देगा, इस तरीके से, ठीक है। हम अपना जो घर बार है वो कैसे चलाएंगे, इस तरीके से। तो ये भी चीज काफी ज्यादा दिक्कत देती है इकोनॉमी में, ओके। सो मान लो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि कोई भी कंट्री है जिसमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रखी, वहां पे लेबर बहुत ज्यादा होते हैं और उनको कम कम रेट पे रख लिया जाता है। तो अंडर डेवलप्ड कंट्री में LIT को यूज किया जाता है, LIT को फॉलो करा जाता है, क्योंकि वेज रेट कम होता है, सैलरी थोड़ी थोड़ी देनी और काम भी हो जाता है, तो इसलिए वहां पर अंडर डेवलप्ड कंट्री में LIT यूज होता है। और डेवलप्ड कंट्री में, जैसे कि अमेरिका हो गई, चाइना हो गई, वहां पर CIT को यूज किया जाता है, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि मशीन्स और इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स का ज्यादा यूज किया जाता है किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि मिनिमम कॉस्ट लगे, ठीक है। तो ये सब चीजें होता है। और ये जो हाउ टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की, इसको किसके अंडर पढ़ा जाता है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंडर। तो इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि भाई हमने ये भी देख लिया हमें कौन सा गुड बनाना है, कितना बनाना है ये भी देख लिया, और कैसे बनाना है ये भी देख लिया। अब हमें देखना है कि हम किसके लिए बनाए। दुनिया में या फिर किसी भी देश में दो टाइप के लोग होते हैं, एक गरीब
एक अमीर और एक मतलब 3 टाइप की लगा लो, या फिर मिडिल क्लास, ठीक है। तो हमें ये जो गुड है, अब तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम जो मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाते हैं वो अमीर लोग खरीदेंगे? अमीर लोग उसको खरीद लेंगे? नहीं खरीदेंगे। जैसे मान लो एक मंगल बाजार लग रहा है, मंगल बाजार में जाएंगे या तो थोड़े पुअर पीपल या फिर मिडिल क्लास लोग भी चले जाएंगे, लेकिन क्या अमीर लोग उस मंगल बाजार के अंदर जाएंगे? बहुत कम, बहुत रेयर, ठीक है। वो क्या करेंगे, किसी बड़े से मॉल में जाना पसंद करेंगे, वहां की चीजें वो लेना पसंद करेंगे। तो यही इकोनॉमी को सोचना पड़ता है कि भाई हम बनाएं तो किस सेक्शन ऑफ पीपल के उस पे बनाए, ठीक है। पुअर्स के लिए बनाए, मीडियम मिडिल क्लास के लिए बनाए, फिर रिच के लिए बनाए। तो ये सब चीजें हमें सोचनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर देखो कैटेगरी ऑफ पीपल को हमें देखना पड़ता है कि सबसे ज्यादा उस गुड को कौन खरीद पाएगा, कि हम जो है वो ज्यादा गरीब लोगों के लिए बना रहे हैं और कम रिच लोगों के लिए बना रहे हैं, या फिर हम ज्यादा रिच लोगों के लिए बना रहे हैं या फिर कम पुअर लोगों के लिए बना रहे हैं। तो हमें लोगों का सिलेक्शन करना पड़ता है कि भाई हम ये जो सामान बना रहे हैं वो बना किस टाइप के लोगों के लिए रहे हैं, ठीक है। सो ये सब चीज है। इसके अब दो चीजें हैं, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी होती है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट मीन्स हाउ नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी, अच्छा जो इकोनॉमी की या फिर किसी भी देश की जो नेशनल इनकम होती है, पूरे देश की जो इनकम होती है, वो किस तरीके से लोगों में डिवाइड करी जा रही है। किसी को ज्यादा सैलरी मिल रही है, किसी को सही सैलरी मिल रही है, किसी को कम सैलरी मिल रही है, उसी हिसाब से जो गुड्स है वो उसी हिसाब से अपनी सैलरी के हिसाब से तो अपने गुड्स को खरीदेगा ना। ऐसा थोड़ा है ना कि उसकी सैलरी है 15,000 लेके आ रहा है वो आईफोन, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उसी हिसाब से कि नेशनल इनकम किस तरीके से बढ़ रही है एक इकोनॉमी में, उसी तरीके से वो जो है सामान खरीदेगा। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नेक्स्ट इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स जो है वो किस तरीके से उनका जो शेयर है वो है, कि मतलब आपके पास कितनी जमीन है, कितनी लेबर है, कितनी कैपिटल है, कितने एंटरप्राइज की नॉलेज है। तो वो सारी चीजें भी मैटर करती है एक गुड्स के लिए, ठीक है, कि कौन हमारा जो सामान है वो खरीदेगा, ठीक है। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की डिफरेंट फैक्टर्स, शेयर्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, की कितना शेयर जो है प्रोडक्शन का वो है किसी एक इंसान के हाथ में, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है whom फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये किसके अंडर पढ़ी जाती है? थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ये जो फॉर whom टू प्रोड्यूस है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम भी कहलाती है। कि जैसे ये जो प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये जो है ये सबकी मतलब जिस भी इंसान की पेइंग कैपेसिटी होगी ना, वो ही उस चीज को उसी हिसाब से वो सामान खरीदेगा। वही मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपकी सैलरी है 20,000, आप सोच रहे हो 3 लाख का लैपटॉप ले आऊं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कि जिस हिसाब से नेशनल इनकम बढ़ रही है पूरे देश में, उसी हिसाब से जो आपकी पेइंग कैपेसिटी है उसी हिसाब से आप सामान खरीद पाओगे। तो इसलिए इस ये जो फॉर होम टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम है, इसको हम प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम भी बोलते हैं। इतना समझ में आया? ओके ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वैसे मेरे को लग रहा था कि पहले वाली टी शर्ट में मैं अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मैं टी शर्ट बदल के आई। तो तुम्हें बताना ये वाली टी शर्ट कैसी लगी, ठीक है। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? देखो भाई, मैं किसी एक जगह काम कर रही हूँ, मुझे 40,000 मिल रहे हैं वहां पे, ठीक है। मेरे पास दो अदर कंपनीज के आते हैं ऑफर, और मेरी लिंक्डइन पर प्रोफाइल थी तो इसलिए मुझे ऑफर आ गए, ठीक है। 30,000 का और 35,000 का। तो मेरे पास 40,000 की तो नौकरी है ही, लेकिन 40,000 से अगला मतलब नेक्स्ट कौन सा अच्छा था? 30,000 था या 35,000 था? हालांकि मैंने वो अभी तक चूज नहीं किए हैं, बट फिर भी तुम बताओ कि 40,000 के बाद अगर तुम्हें कोई चूज करना हो तो तुम कौन सा करोगे? 30,000 वाला, 35,000 वाला? ऑब्वियसली 35,000 वाला तुम करोगे। तो वो जो 35,000 वाला है उसको आप क्या बोलते हो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कि एक ऐसा ऑप्शन जो कि आप चूज करो ऑल्टरनेटिव्स में से, कि आपको अलग से कुछ ऑफर मिला हुआ है और उसमें से कुछ आप बढ़िया सा एक ऑप्शन चूज करो, उसको हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। और थोड़ी टेक्निकल टर्म में कह सकते हैं कॉस्ट इनकर्ड बाय नॉट एंजॉयिंग द बेनिफिट, कि वो वाली कॉस्ट जिसको आपने इंजॉय नहीं किया है, ठीक है, उसके बेनिफिट एंजॉय नहीं किए हैं। यहाँ पर 35,000 के जो बेनिफिट्स है वो आपने इंजॉय नहीं करे हैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव वाले में से, कि 30 और 35,000 में से बेस्ट कौन सा था? 35,000 वाला, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो है वो रिलेशनशिप शो करता है स्कैर्सिटी और चॉइस के बीच में से, बस आपको इतना याद रखना है। और ये 40,000 वाला एग्जाम्पल याद कर लेना, या फिर आप ये ऐसे कर लेना, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, ठीक है।
ये आप याद कर लेना, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आप लिख सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं आगे की। ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। इस साल जो आपकी 11th में, उसमें तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, जो कि मैं अभी पढ़ाऊंगी आपको डे बाय डे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप 12th क्लास में पढ़ोगे। तो इसलिए अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बिटवीन जान लेते हैं, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। देखो, जो थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको ताकि अच्छे से दिख जाए आपको। हाँ, इतना काफी है, ठीक है। अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है भाई कि हम छोटी, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। अब हमारा देश कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, और उस देश में हम किसी एक चीज को पढ़े या फिर पूरे देश की चीजों को पढ़े, या फिर मान लो हम किसी सिर्फ दिल्ली की प्रोडक्शन पढ़े और एक जगह पे पूरे इंडिया की प्रोडक्शन पढ़े, तो ये फर्क होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हम किसी एक चीज की पढ़ाई को हम देख रहे हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरे एरिया की पढ़ाई को हम देख रहे हैं, फिर इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स जो होती है इकोनॉमी की, उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है कि हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं, पूरे देश की इकोनॉमी की। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लगा सकते हो आप कि दिल्ली की इकोनॉमी की पढ़ाई को आप माइक्रो इकोनॉमिक्स लगा लो, और पूरे इंडिया की इकोनॉमिक्स की स्टडी को आप मैक्रो इकोनॉमिक्स लगा लो, कि दिल्ली में कितने कॉटन के फैक्ट्रीज है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, और पूरे इंडिया में कितने कॉटन के फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। इतना समझ में आया। ओके, नेक्स्ट इज स्कोप। स्कोप में क्या है इसके अंदर, ठीक है, इट डील्स विद इंडिविजुअल इनकम। हर एक इंसान की छोटी मोटी इनकम होती है, ठीक है, और हर एक कमोडिटी का प्राइस होता है कि नारियल का इतना प्राइस है, अमरूद का इतना प्राइस है, और हर एक चीज का अलग अलग आउटपुट आता है ना। तो इंडिविजुअल जो चीजें होती है ना, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ती है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है कि रैशनल इनकम, की पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं उनकी कितनी इनकम आ रही है, कितना अमरूदों का आजकल कितना प्राइस चल रहा है, नारियलों को कितना प्राइस चल रहा है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। और नेशनल आउटपुट की मतलब पूरे देश में से कितना आउटपुट निकल रहा है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम हमने 3 पढ़ी थी अभी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो, जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कौन सी होती है, प्राइस डिटर्मिनेशन की और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। आपको पता है हमारे साधन लिमिटेड है, उन लिमिटेड साधनों को इस तरीके से यूज करना कि बहुत सारे लोगों की डिमांड पूरी हो जाए। एक तो ये प्रॉब्लम है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है, और दूसरी क्या प्रॉब्लम है, प्राइस डिटर्मिनेशन की। हम किसी एक सिंगल चीज का हमें प्राइस देखना होता है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या प्रॉब्लम होती है, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, की भाई ज्यादा से ज्यादा इनकम बढ़े इंसानों की, लोगों की, और ज्यादा से ज्यादा नौकरियां लगे लोगों की, तो ये होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम, ठीक है। 3 डिफरेंस बिटवीन समझ में। मेन टूल्स देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल्स क्या होते हैं, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या होंगे, बहुत लार्ज लेवल पे डिमांड और बहुत लार्ज लेवल पे सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स होते हैं। यूज देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या यूज होता है, ये हेल्प करता है कुछ चीजों को सॉल्व करने में। किस चीजों को सॉल्व करने में, सेंट्रल प्रॉब्लम। कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम को, व्हाट हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इन तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कराती है। वहीं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो किस सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व कराने में हेल्प करती है। और भी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 3 ही सेंट्रल प्रॉब्लम है, बहुत सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है जो उन्हीं के आसपास भटकती हैं, लेकिन हमें 3 ही मेन पढ़नी थी। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी, की हम किस तरीके से पूरी इकोनॉमी में अच्छे तरीके से रिसोर्स को सटीक तरीके से यूज करें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम होती है और वो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम एनालिसिस को देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि वो वाला पॉइंट, वो बेस्ट पॉइंट जिसको इंसान जो है वो कंज्यूम करेगा, जिसको इंसान यूज करेगा, ठीक है, वो होता है इक्विलिब्रियम। अभी हम अगले चैप्टर से पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम का एक पूरा अच्छे से चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो डिस्कस करती है कि कैसे एक कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो अटेन होगा, कि मतलब किसी एक इंसान का वो सेटिस्फेक्शन लेवल डिसाइड करने का काम कौन करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यहाँ पर क्या होता है, ये कंसर्न करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरे इकोनॉमी का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम लेवल, की बहुत सारे इंसानों को
कितनी इनकम चाहिए अच्छे से लिविंग करने के लिए, या फिर कितनी उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो वो सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स देखती है। ठीक है, अगला देखो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो उनमें प्राइस जो है वो मेन रोल प्ले करता है। और यहाँ पर अगर मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो वहां पर भी प्राइस जो है वो मेन डिटर्मिनेंट का रोल प्ले करेगा। तो प्राइस यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है और यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है। ये थोड़ी टेक्निकल चीज है जो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक चीज का अच्छे से मतलब समझा दूं, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। ओके, और जब आप पूरी इकोनॉमिक्स की किताब खत्म कर लोगे ना माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। लिमिटेशंस क्या होती है कि ये अनरियलिस्टिक एजम्पशंस होते हैं, कि मतलब कुछ भी अनरियलिस्टिक हम एज्यूम कर लेते हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की मेन दिक्कत होती है। कि मतलब एक एक इंसान की पढ़ाई करके क्या फायदा, अगर हम पूरे देश की पढ़ाई करें जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, तो उसमें तो हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कुछ अजम्पशन निकाल सकते हैं, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या मुश्किल हो जाता है कि इट हैज बीन एनालाइज दैट फैलेकी और कंपोजिशन इन्वॉल्व विद समटाइम्स डजंट प्रूव ट्रू। और कभी कभी क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन लेवल्स होते हैं वो कभी कभी ट्रू नहीं होते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ चीजें ट्रू नहीं पाई जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और इंडिविजुअल्स के लिए भी वो ट्रू नहीं प्रूव होती, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की दिक्कत है। और एग्जांपल देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल सेविंग्स, प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ कमोडिटी। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट डिमांड, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब ये कौन कौन सी इकोनॉमिक्स होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, जो व्हाट इज के साथ डील करे, कि क्या है, व्हाट इज का क्या मतलब है, क्या है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इसके साथ डील करती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कौन सी होती है, व्हाट ऑट टू बी और व्हाट शुड बी, कि मतलब क्या होना चाहिए था। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स उसके ऊपर डिपेंड करती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। अगर हमसे कोई पूछा हमें सबूत दिखा, तो हम उसको दिखा सकते हैं क्योंकि वो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसलिए वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाती है। एक्चुअल डाटा के ऊपर हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और इसके अंदर वैल्यू जजमेंट्स नहीं होते, सजेस्टिव नहीं होती है नेचर में कि हम ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, इसमें दिमाग लगता है। पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव है ये, ठीक है, और फैक्ट्स के ऊपर आधारित है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर बेस्ड नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल अभी देखते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो डाटा होता है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं होता, और हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। ये वैल्यू जजमेंट होता है कि अच्छा हमारी इकोनॉमी में ऐसा चल रहा है, तो चलो ऐसा करके देख लेते हैं इसको ठीक करने के लिए। ये वैल्यू जजमेंट के ऊपर बेस होती है। ठीक है, अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि इंडिया के जो प्राइस लेवल है वो बढ़ रहे हैं, ये सच्ची बात है, तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज को रिलेटेड। तो यहाँ पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का क्या बनेगा कि प्राइस लेवल जो इंडिया के बढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिया शुड कंट्रोल इट्स प्राइस ऑफ दी कमोडिटी, कि इंडिया को अपने कमोडिटी के प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहिए। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। जैसे कि अगला देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, देयर इज हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुड बी रिड्यूस, कि अनएम्प्लॉयमेंट के जो रेट है उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स समझ में आ गया कि व्हाट इज and what ought to be और how should be, ये होती है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, एंड आवर लास्ट टॉपिक इज पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको हम दो तीन नामों से और जानते हैं, लेकिन ये पीपीसी होता क्या है, नाम तो बड़ा क्यूट सा लग रहा है। देखो हमारी इकोनॉमी में एक टाइम पे दो ही चीजें प्रोड्यूस हो सकती है, दो ही गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो दो गुड्स या फिर तो तुम लगा लो सिविल गुड्स या फिर वॉर गुड्स, इस तरीके से तुम लगा सकते हो। तो वो दो गुड्स जो है वो पीपीसी के ऊपर शो होते हैं। ठीक है, यहाँ होता है गुड एक्स और यहाँ होता है गुड वाई। ठीक है, और ये जो आप कर्व देख रहे हो, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, पीपीसी। ठीक है, ये दो गुड्स की प्रोडक्शन को दिखाता है, ये ग्राफ टाइप होता है या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ये पीपीसी। और यहाँ पर दो गुड्स की कॉम्बिनेशन को हम दर्शा सकते हैं ग्राफ पे, कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी साधन है उस कम्युनिटी को बनाने के लिए, या फिर जितने भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है उस चीज को बनाने के लिए, उस हिसाब से दो गुड्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम एक ग्राफ पे शो कर रहे हैं। उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। ये याद कर लेना, पीपीएफ और
TC, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये जो चीजें होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्पेशली, कि आप इनके अल्टरनेटिव जो नेम्स होते हैं वो याद कर लो, अदरवाइज पेपर में दिक्कत हो जाती है अगर आपको ये नहीं आते होंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये पीपीसी का तो मैं थोड़ा सा ग्राफिकल दिखा रखा है। यहाँ पर देखो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये मेन ग्राफ है इस तरीके से, ओल्ड पीपीसी ये है, नया पीपीसी ये है, ये जो है राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है हमारा पीपीसी। राइट वर्ड क्यों होता है? क्योंकि रिसोर्सेज के अंदर ग्रोथ होती है और टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होती है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर गुड्स है और दूसरा कैपिटल गुड्स है, तो यहाँ पर देखो दो गुड्स के ऊपर बात होती है, ठीक है, तो ये होता है पीपीसी। अब इसको ध्यान से समझो, दो गुड्स हमने लिए, एग्रीकल्चर गुड और कैपिटल गुड, ठीक है। अब ये है हमारा ओल्ड पीपीसी। अगर किसी भी चीज कारण के वश हमारे रिसोर्सेज ज्यादा बढ़ जाते हैं या फिर टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ जाती है, तो पीपीसी जो है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ग्रोथ के कारण, तो ये होता है राइट वर्ड शिफ्ट। अभी हम पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। अब आपको पीपीसी में ना दो चीजें पढ़नी है आपको, कौन कौन सी? एक शिफ्ट, ठीक है, कि राइट वर्ड शिफ्ट और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, और एक रोटेशन, ठीक है। अभी सबसे पहले हम शिफ्ट पढ़ते हैं पीपीसी में, कि शिफ्ट कब होता है एक पीपीसी के अंदर, ठीक है। अब देखो, जब भी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज होता है या फिर रिसोर्सेज में कोई चेंज होता है, तब पीपीसी में शिफ्ट या फिर रोटेशन होती है। क्या होती है? शिफ्ट या फिर रोटेशन। अब देख लेते हैं हम, यहाँ पर देखो लिखा आएगा, सबसे पहले हम राइट वर्ड शिफ्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। राइट वर्ड शिफ्ट कैसे होता है? अब यहाँ पर देखो, आउटवर्ड या फिर राइट वर्ड शिफ्ट एक पीपीसी में कब होता है? जब मान लो किसी भी रिसोर्स के अंदर इंक्रीज हो जाता है या फिर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो जाती है, तब एक पीपीसी में राइट वर्ड की तरफ ग्रोथ हो जाती है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ एक पिक्चर, इट हैपेंस ओनली व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, देखो यहाँ पर एक डायग्राम मैं बना देती हूँ इसी के साथ में। ये मैंने एक पीपीसी बनाने की कोशिश की है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गुड x 0 और एक गुड y, ठीक है। ये मैंने दो गुड्स ले लिए। अब मैं पीपीसी बना रही हूँ इस तरीके से, ये मैंने पीपीसी बना दिया, इसका नाम मैंने रख दिया ए बी, ठीक है। अब मान लो किसी कारणवश मेरे जो रिसोर्सेज हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ गई, तो ये पीपीसी कैसे शिफ्ट हो जाएगा? राइट वर्ड की तरफ। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज जो है वो बड़े हैं, तो वो पीपीसी जो है वो ए बी की जगह A1 B1 पे शिफ्ट कर जाए, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बड़े हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं? राइट वर्ड शिफ्ट। क्या बोलते हैं हम? राइट वर्ड शिफ्ट, कि इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में जब चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये कब होता है? कि जब इकोनॉमी ग्रो करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ में आउटवर्ड शिफ्ट या फिर राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और इकोनॉमी में काफी अच्छे अच्छे गुड्स बनने लग जाते हैं, ज्यादा गुड्स बनने लग जाते हैं, इससे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं, ज्यादा नौकरियां लग जाती है, कैपिटल गुड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो सकता है, नए रिसोर्सेज की डिस्कवरी होती है और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी भी होती है। और मान लो वहीं पर अगर आपके रिसोर्स जो है वो डिक्रीज हो गए, टेक्नोलॉजी कम हो गई, तो क्या होगा? जैसे मान लो मैं यहाँ पर फिर से एक पीपीसी बना रही हूँ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और यहाँ पर गुड x है, यहाँ गुड y है, ठीक है। ये पीपीसी आपका, थोड़ा सा अच्छे से बना दो थोड़ा, ये पीपीसी है, इसका नाम मैंने ए भी रख दिया। और मान लो आपको पता चल गया कि आपकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है? रिड्यूस इन गुड्स, रिड्यूस इन रिसोर्सेज या डिक्रीज इन रिसोर्सेज या फिर डिक्रीज इन टेक्नोलॉजी हो रहा है, तो आप पीपीसी को लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर देना इस तरीके से, और इसका नाम रख देना नए पीपीसी का A1 B1, की लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि रिसोर्सेज में डिक्रीज या फिर टेक्नोलॉजी में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसा कब होता है? ये कब सिचुएशन होती है? इनवर्ड पीपीसी की या फिर लेफ्ट वर्ड पीपीसी की, जब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में डिक्रीज हो जाता है, जैसे फ्लड आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, या फिर टेक्नोलॉजी में डिक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि 11 मार्च 2011 में जापान में एक ट्रिपल डिजास्टर आए थे, 9 पॉइंट का तो अर्थक्वेक आया था, सुनामी आई थी और पावर प्लांट के इंसिडेंट हुए थे। वहां पर कंट्री की प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट हुआ था, रिसोर्सेज भी नीचे गए थे और टेक्नोलॉजी भी नीचे गई थी, तो पीपीसी कैसे बनेगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट वाला। समझ में आया? सो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अब हमने शिफ्ट के बारे में पढ़ा कि राइट वर्ड कब होती है? जब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी बढ़ता है। लेफ्ट वर्ड कब होती है? जब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी घटते हैं। अब रोटेशन कैसे होती है वो हमें देखना है, ठीक है।
रोटेशन एक्स एक्सिस पे भी हो सकती है और वाई एक्सिस पे भी हो सकती है। तो अब जैसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट था और राइटवर्ड शिफ्ट था, वैसे ही रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस भी हो सकता है और रोटेशन ऑन वाई एक्सिस भी हो सकता है। दो टाइप की रोटेशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस की, ठीक है। यहाँ पर आपके दो पीपीसी बन सकते हैं। देखो वैसे तो मैंने यहाँ पे बना रखा है, बट मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ये है हमारा गुड एक्स, ठीक है, ये है हमारा गुड वाई, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और हमारा जो है नॉर्मल पीपीसी ये है ए और बी, ठीक है, ए और बी है। अब अगर मान लो सिर्फ गुड एक्स के रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, सिर्फ गुड एक्स के रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो आप कैसे रोटेशन करोगे? आप रोटेशन करोगे, रेड कलर चुन लेती हूँ, ऐसे रोटेशन करोगे। एक्स की बढ़ रही है, ठीक है, एक्स के रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो आप इस तरीके से रोटेशन करवाओगे, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये नया पीपीसी बन गया ए बी वन, ठीक है। और अगर मान लो आपके एक्स के ही जो गुड्स, एक्स की जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है वो घट रहे हैं, तो आप कैसा पीपीसी बनाओगे? आप बनाओगे फिर इस साइड शिफ्ट करवा दो, क्योंकि एक्स के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कम हो रहे हैं, तो आप इसको नाम दे दो ए बी टू। तो यहाँ पर नया पीवीसी बन गया। तो रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस के दोनों केसेस समझ में है कि अगर बढ़े तो इस तरीके से शिफ्ट करा देना बाहर की साइड, और घटे इसको हम आउटवर्ड रोटेशन कहते हैं, आउटवर्ड रोटेशन ऑफ एक्स एक्सिस। और यहां पर आप लिख सकते हो इनवर्ड रोटेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर देखो समझ में आया ना, आउटवर्ड रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, पीपीसी जो है वो राइटवर्ड होता है फ्रॉम ए टू ए बी वन, ठीक है, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ऑफ ओनली गुड एक्स, यहाँ पर सिर्फ गुड एक्स की बात हो रही है, ठीक है। और अगर आपको इनवर्ड रोटेशन करवाने की, मतलब गुड एक्स की ही रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कम हो गए, तो आप इनवर्ड रोटेशन करवा देना, समझ गए। तो इस तरीके से होता है। अब हम बात कर लेते हैं वही रोटेशन ऑन वाई एक्सिस की। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं दोबारा से एक पीपीसी बना देती हूँ, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिनल पीपीसी है जिसका नाम है ए और बी। यहाँ पर गुड एक्स है, यहाँ पर गुड वाई है। अब अगर मान लो वाई का जो गुड है आपका, एक्स वाई जेड कोई भी गुड है आपका, उसकी जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है वो बढ़ जाए, तो आपको क्या करवाना होता है? आउटवर्ड रोटेशन करवानी होती है, ऐसे वाली। इसका हम नाम दे देते हैं, और इसका हम नाम दे देते हैं ए वन बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आउटवर्ड रोटेशन हो रही है वाई एक्सिस पर। क्यों? क्योंकि वाई जो गुड है उसकी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ए बी से क्या हो गया, ए वन बी हो गया। अब वहीं पे अगर आपके वाई जो गुड है उसके रिसोर्सेज कम हो जाए और टेक्नोलॉजी कम हो जाए, तो आप क्या करोगे, इसको इनवर्ड शिफ्ट करवा दोगे और इसका नाम दे दोगे ए टू बी। ये इनवर्ड होगा क्योंकि वाई जो गुड है उसके रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कम हो रहा है, तो ये होती है रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। इतना समझ में आ, इजी था। तो बस यही है इसके अंदर, हाँ बस यही है। तो हमारा क्या क्या पढ़ लिया हमने, इकोनॉमिक्स क्या होती है, सोशल साइंस क्यों बोलते हैं इकोनॉमिक्स को, उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम पढ़ी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ी, और पीपीसी के बारे में पढ़ा। सिर्फ इतना ही है हमारे सिलेबस में, ठीक है। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप बस टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे फ्री में, ओके। और इसका स्टडी मटेरियल भी सारा, लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गए, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट इन दिस चैनल। थैंक यू सो मच।